हेलो स्टूडेंट्स, आई एम शिवा दिनकर। आई वेलकम यू टू द चैनल द मैथ्स रिकॉर्ड। इसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की केस बेस्ड स्टडी करने वाले हैं। तो ये शायद 2025, शायद नहीं, ये पिछले साल का ही यानी कि 2025 का ही PYQ है, क्वेश्चन पेपर है। इसमें जो केस बेस्ड स्टडी है 36, इसको करते हैं। तो पहले इसको पढ़ते हैं ध्यान से, ठीक है। तो इस केस बेस्ड स्टडी में बोला है इसने, CBT में बोला, ए टेक्निकल कंपनी is designing a rectangular solar panel installation on a roof using 300 meters of boundary material। मतलब हमें एक सोलर पैनल इंस्टॉल करना है और उसकी जो बाउंड्री है वो 3 मीटर्स की है, ठीक है ना। उसकी जो बाउंड्री है वो 3 मीटर्स की है, या उसमें जो हमने बाउंड्री बनाई है उसमें 300 मीटर्स का मटेरियल यूज़ किया है। द डिज़ाइन इंक्लूड्स ए पार्टीशन। जो हमने इंस्टॉलेशन की है सोलर पैनल, उसमें एक हमने पार्टीशन भी बनाया हुआ है, दैट इज़ रनिंग पैरेलल टू वन ऑफ द साइड्स डिवाइडिंग द एरिया इनटू 2 सेक्शंस। कहने का मतलब कि हमने इसमें एक पार्टीशन भी बनाया हुआ है। अगर आप इमेज ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे ये पार्टीशन बना हुआ है ना। वो इसी पार्टीशन की बात कर रहा है। ये पार्टीशन इस पैनल की किसी एक साइड के पैरेलल है। जैसे ये वाली एक साइड है, ये दिस इज़ वन साइड, और एक ये भी एक साइड है ना। तो इस साइड के पैरेलल हमने एक पार्टीशन किया हुआ है यहाँ पे, इसकी वो बात कर रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इफ़ द लेंथ ऑफ द साइड परपेंडिकुलर टू द पार्टीशन इज x मीटर्स। पार्टीशन के परपेंडिकुलर में जो लेंथ है वो x मीटर्स की है, यानी कि ये है पार्टीशन के परपेंडिकुलर में लेंथ। दिस वन इज द लेंथ टू द दिस वन इज द लेंथ टू द परपेंडिकुलर टू द पार्टीशन, और ये हमें x गिवन है। क्या गिवन है? ये x। एंड आगे बढ़ते हैं। पार्टीशन के परपेंडिकुलर में तो x मीटर्स की लेंथ है, एंड विद पैरेलल टू द पार्टीशन बी y मीटर्स, और जो लेंथ पैरेलल के पार्टीशन के पैरेलल है वो y मीटर्स की, मतलब ये y है, ये y है, और ये भी क्या है? y है। ठीक है, तो ये y मीटर की लेंथ है, ये y मीटर की लेंथ है, ये y मीटर की लेंथ है, एंड दिस लेंथ विच इज परपेंडिकुलर टू द पार्टीशन इज ऑफ x मीटर्स। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई है। ओके, तो ये तो केस बेस्ड स्टडी हमने पढ़ लिया है। बेस्ड ऑन द इन्फॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। राइट द इक्वेशन फॉर द टोटल बाउंड्री मटेरियल। उसने पूछा कि राइट द इक्वेशन फॉर द टोटल बाउंड्री मटेरियल। बाउंड्री मटेरियल का मतलब क्या होता है बच्चों? क्या बाउंड्री मटेरियल का मतलब पेरीमीटर से होता है? बोलो यस। तो कुल मिला के हमें उसका पेरीमीटर कैलकुलेट करना होगा, यूज्ड इन द बाउंड्री एंड पैरेलल टू द पार्टीशन इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई। मतलब हमें पेरीमीटर बताना है इसका, जो हमने बाउंड्री में यूज़ किया है और जो हमने पार्टीशन में यूज़ किया है वो मटेरियल, उसका क्या बताएंगे? हम पेरीमीटर बताएंगे। राइट द एरिया ऑफ द सोलर पैनल एज द फंक्शन ऑफ एक्स। उसके बाद जो हमने सोलर पैनल ली हुई है उस सोलर पैनल का एरिया भी बनाएंगे। ठीक है ना, एरिया बताना है सोलर पैनल का। ठीक है भाई, ज़रूरत नहीं थी वैसे तेरी होने की। ओके, तो कोई बात नहीं, हम बता देंगे, एरिया बता सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर इसने बोला फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट्स ऑफ द एरिया फंक्शन एंड यूज सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट टू डिटरमाइन द क्रिटिकल पॉइंट्स एट द मैक्सिमम एरिया। मतलब हमें इसका एरिया मैक्सिमम शो करना है और क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट की हेल्प से। और इसने थर्ड के बी में बोला है कि फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट की हेल्प से कैलकुलेट द मैक्सिमम एरिया। इसमें उसने मैक्सिमम एरिया कैलकुलेट कराया है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट की हेल्प से। कंपनी कैन एनक्लोज विथ 300 मीटर्स ऑफ बाउंड्री मटेरियल कंसिडरिंग द पैरेलल पार्टीशन। ठीक है, तो CBT समझ में आ गई है। चलो पढ़ते हैं। सबसे पहले तो इसमें हमें जो गिवन है वो मैं बताता हूँ आपको। एक तो इसमें हमें एक लाइन गिवन है दैट इज़ परपेंडिकुलर टू द पार्टीशन, है ना, उसको हमने x माना है, और बल्कि इसने दिया हुआ ही है, और इसमें एक अपने पार्टीशन के पैरेलल जो साइड गिवन है वो y गिवन है। इस पूरी जो शीट का पेरीमीटर है, जितना मटेरियल आपने इसमें यूज़ किया है वो 300 मीटर्स का है। तो अब एक बात ध्यान से देखना, ठीक है, मैं बताता हूँ आपको, ध्यान से देखो। हाँ जी, अब ध्यान से देखो जरा। ये हमें गिवन है कितना? ये क्या है? हमें y गिवन है। यस, ये हमें y गिवन है। क्या ये भी y गिवन है? हाँ जी, ये भी y गिवन है। क्या ये भी y गिवन है? हाँ जी, ये भी y गिवन है। ठीक है, क्या ये हमें x गिवन है? यस, ये हमें x गिवन है। ठीक है, x गिवन है। क्या ये भी x होगा? यस सर, ये भी x होगा। तो बता सकते हो इसका टोटल पेरीमीटर कितना हो गया? टोटल पेरीमीटर का मतलब क्या है? जितनी भी साइड्स आपको इसमें दिखाई दे रही है सबको ऐड करना है। तो कर देते हैं ऐड। x प्लस एक्स 2x, y प्लस वाई 2y, n प्लस वाई
3y, तो यानी कि 2x प्लस 3y हो जाएगी उस मटेरियल की टोटल लेंथ जो आपने यूज़ किया है इसमें, जो कि इस क्वेश्चन में हमें 300 गिवन है। ये रहा 300 मीटर्स की हमने लेंथ यूज़ की है इसकी बाउंड्री बनाने में, ठीक है। और बाउंड्री इसमें किस किस तरीके से बनाई है, बाउंड्रीज तो है ही, साथ ही एक पार्टीशन भी है, उस पार्टीशन में भी हमने मटेरियल को यूज़ किया है। तो ये y और ये दोनों x जो कि गिवन है क्वेश्चन में, तो इसका टोटल पेरीमीटर हो जाएगा 2x प्लस 3y, यानी कि मटेरियल की लेंथ हो जाएगी 2x प्लस 3y। तो इसने जो पहली क्वेश्चन में पूछा है, राइट द इक्वेशन फॉर द टोटल बाउंड्री मटेरियल, राइट द इक्वेशन फॉर द टोटल बाउंड्री मटेरियल, टोटल बाउंड्री मटेरियल की हमें इक्वेशन लिखनी है, एंड यूज्ड इन द बाउंड्री विद पैरेलल टू द पार्टीशन इन टर्म्स ऑफ x एंड y। तो फर्स्ट का तो आंसर आ ही जाएगा, है ना। फर्स्ट का आंसर क्या आ जाएगा, फर्स्ट का आंसर आ जाएगा पेरीमीटर, टोटल पेरीमीटर इज इक्वल टू 2x प्लस 3y। तो ये तो फर्स्ट वाला पन्ना पूरा हो गया ना क्वेश्चन। इसको ऐसे ही तो करना होता है भाई, देखो CBT मैं आपको समझा सकता हूँ, बाकी लिखना विखना तो आपको खुद है। राइट द एरिया ऑफ द सोलर पैनल एज द फंक्शन ऑफ x, हमें इसको एरिया भी कैलकुलेट करना है। तो इसका पेरीमीटर हमारा 2x प्लस 3y, ये अभी इनकम्प्लीट है, अभी गलती हो जाती, पिछली वीडियो जो मैंने अपलोड की थी ना उसमें गलती हो रखी है, बच्चे ने पॉइंट आउट कर लिया। और अगर आप गलती पॉइंट आउट कर लेते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप बहुत ध्यान से पढ़ रहे हैं। देखो गलती होने के चांसेस तो रहते ही हैं, लेकिन फिर भी गलती ऐसी नहीं होती कि बहुत बड़ी गलती हो गई। उसमें होता क्या है कि मैंने ऐड किया, ऐड करने पे एक आधा ऊपर नीचे हो गया, मैंने कुछ ऐड किया था, मैंने 62 के प्लेस पे 63 लिख दिया। कोई बात नहीं, अगर आप पॉइंट आउट कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। वैसे यहाँ से हमारे पास हमने पेरीमीटर की फंक्शन बना ली है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 300, क्योंकि टोटल मटेरियल जो हमने यूज़ किया बाउंड्रीज बनाने में वो 300 मीटर्स का है, और टोटल बाउंड्री जो आपने निकाली है इसमें टोटल लेंथ जिससे मटेरियल से बनाई है आपने वो है 2x प्लस 3y, तो ये इक्वल टू हो जाएगा 300। तो ये फर्स्ट वाला हो जाएगा पूरा। सेकंड बोला इसने राइट द एरिया ऑफ द सोलर पैनल, है ना। तो एरिया बनाते हैं हम। एरिया ऑफ द फंक्शन होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इसकी x है, ब्रेथ इसकी y है। अब हमें यहाँ से x से y में से एक को रिप्लेस करना पड़ेगा, तो ऊपर से रिप्लेस कर लेते हैं यहाँ से। तो ये जाएगा x इंटू वाई की वैल्यू कितनी आएगी, y की वैल्यू क्या ये आएगी 300 माइनस 2x अपॉन 3, है ना, यही तो आएगी। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि एरिया फंक्शन इज इक्वल टू 300x माइनस 2x स्क्वायर लिख सकता हूँ ना, अपॉन में 3, यस लिख सकते हैं। तो दिस इज द रिक्वायर्ड एरिया फंक्शन विच इज टॉकिंग अबाउट इन सेकंड में वो इसी एरिया फंक्शन की बात कर रहा है कि कैलकुलेट द एरिया फंक्शन, ठीक है। ओके जी, ये भी समझ में आ गया। थर्ड में क्या बोला इसने, फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट्स ऑफ द एरिया फंक्शन, जो एरिया फंक्शन है उसके क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट का यूज़ करके उसको मैक्सिमम शो करना है और मैक्सिमम एरिया भी फाइंड आउट करना है। तो देखो यहाँ से तो कन्फर्म हो गया कि एरिया ये आएगा, भले ही मैक्सिमम आए भले ही मिनिमम आए। तो हम थर्ड में करेंगे ये कि हम उसको मैक्सिमम प्रूफ करने की कोशिश करेंगे। चलो आ जाओ, यस नंबर थर्ड। चलो अब इसको हमको आपको प्रूफ करना है मैक्सिमम, तो क्या इसको डिफरेंशिएट करोगे, ए डैश एक्स निकालोगे, यस सर डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, दैट इज 300 माइनस 2x स्क्वायर का डिफरेंशियल इज 4x अपॉन में 3। अब क्या करते हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड आउट करने के लिए आप ए डैश एक्स को 0 के इक्वल पुट करेंगे, पुट ए डैश एक्स इज इक्वल टू 0 टू फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट्स। दिस इंप्लाइज दैट 300 माइनस 4x अपॉन 3 विल बी इक्वल टू 0। तो 3 तो 0 में जाएगा, यहाँ से 4x इज इक्वल टू आ जाएगा 4x इज इक्वल टू 300। दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू हो जाएगा 75 मीटर्स, x क्या जाएगा आपका 75 मीटर्स, यानी कि वो लेंथ जो पार्टीशन के परपेंडिकुलर है वो 75 मीटर्स की है। तो ये क्रिटिकल पॉइंट आ गया। अब आपको करना पड़ेगा डबल डेरिवेटिव, है ना, क्योंकि उसने सेकंड डेरिवेटिव से पूछा है ना। अरे आजा भाई। नाउ हम निकालते हैं ए डबल डैश एक्स, तो ऊपर से देखते हैं यहाँ से ये ए डैश एक्स है अपने पास, इसको डिफरेंशिएट करते हैं। 300 का डिफरेंशियल होता है 0 माइनस 4x का डिफरेंशियल माइनस 4 अपॉन 3। तो क्या यहाँ से ए डबल डैश एक्स नेगेटिव आ रहा है, ए डबल डैश एक्स इज लेस देन 0, सो जो एरिया फंक्शन बना रखी है आपने दैट इज मैक्सिमम एट एक्स इज इक्वल टू 75, ठीक है। एक्स इक्वल 75 पे कैसी है, मैक्सिमम है, ये तो हमने शो कर दिया कि मैक्सिमम है। अब उसने मैक्सिमम एरिया भी तो पूछा है, एक्स एरिया होता है एक्स इंटू वाई। अच्छा कोई नहीं, आपने एरिया की फंक्शन बनाई थी ना ये रही, इसमें एक्स की वैल्यू पुट कर देते हैं। ओहो हाँ कोई बात नहीं, चलो पुट कर देते हैं, क्या ही टेंशन है। नहीं तो एक काम करते हैं वाई की वैल्यू निकाल लेते हैं, यहाँ पे एक्स की वैल्यू पुट करके वाई की वैल्यू निकाल लेते हैं, और एक्स इंटू वाई करके क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा, ठीक है। एक्स की वैल्यू पुट कर दो, यहाँ पे एक्स की वैल्यू 75 आई है, तो 75 ठीक है, पुट कर देता हूँ उसमें। नाउ वी हैव
2x प्लस 3y इज इक्वल टू 300 एंड x इज इक्वल टू 75। हमारे पास ये दो वैल्यूज़ है। 75 में पुट करेंगे तो 75 इंटू 2 होता है 150 प्लस 3y इज इक्वल टू 300 माइनस करेंगे 150 इधर तो 150 ही बचेगा, तो 3y इज इक्वल टू 150, तो यहाँ से y की वैल्यू हो जाएगी 50। तो हमारे पास जो x की वैल्यू है वो 75 है और जो y की वैल्यू है वो 50 है। नाउ एरिया कितना जाएगा, एरिया ऑफ द सोलर पैनल वो आ जाएगा 75 इंटू 50। ये कितना होता है, क्या ये 375 होता है मेरे ख्याल से, तो 375 मीटर स्क्वायर। 5 5 = 25, 5 7 = 35 इंटू 37। यस, अब सही है। सेकंड वाला भी हो गया। अगर आपको बी पोर्शन करना है थर्ड वाले का, मतलब ये थर्ड था, थर्ड का बी पोर्शन में उसने क्या बोला था कि फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट का यूज़ करो। हाँ, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट का यूज़ करके जो है इसको ये बताओ कि मैक्सिमम है। तो एरिया फंक्शन आपने जो बनाया मैं वो लिख लेता हूँ पहले। एरिया फंक्शन आपने क्या बनाया था, एरिया फंक्शन आपने बनाया 300x माइनस 2x² अपॉन 3। एरिया फंक्शन आपने बनाया 300x माइनस 2x² अपॉन 3, ये बनाया है। यहाँ से आप a डैश एक्स कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, जो कि आएगा 300 माइनस 4x अपॉन में 3। यहाँ से आप इसको 0 के इक्वल भी पुट कर सकते हैं a डैश एक्स को, और वहाँ से x की वैल्यू 75 भी फाइंड आउट कर सकते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ तक तो सेम है जो आपने सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में किया है। अब a डैश एक्स को मैं थोड़ा सा सॉल्व कर रहा हूँ। देखो इधर 1/3, क्या अंदर से 4 कॉमन है, यस 4 कॉमन आ जाएगा यहाँ से, तो बचेगा 75 माइनस एक्स। ठीक है, अब देखो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से कैसे सॉल्व करते हैं, आपके पास क्रिटिकल पॉइंट है 75, तो आप क्या करेंगे, आप x इज इक्वल टू 75 के राइट हैंड साइड एफ डैश एक्स इसको चेक करेंगे। अगर ये राइट हैंड साइड नेगेटिव आता है और लेफ्ट हैंड साइड पॉजिटिव आता है तो ये मैक्सिमम होगा, और अगर ये राइट हैंड साइड नेगेटिव आता है, राइट हैंड साइड पॉजिटिव आता है और लेफ्ट हैंड साइड आता है नेगेटिव, तो ये मिनिमम हो जाएगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर तो हमें इसको मैक्सिमम प्रूफ करना है ना, तो राइट हैंड साइड कैसे होना चाहिए, नेगेटिव, और लेफ्ट हैंड साइड कैसे होना चाहिए, पॉजिटिव। तो अब देखो एट लेफ्ट हैंड साइड टू x इज इक्वल टू 75। लेफ्ट हैंड साइड का मतलब क्या है, व्हेन x इज लेस देन 75। अगर x 75 से लेस देन है तो 75 से लेस देन, तो इसको देख के बताओ क्या ये पॉजिटिव हुआ, क्योंकि x की वैल्यू 75 से कम है। 75 में से 75 से कम वैल्यू माइनस करेंगे तो पॉजिटिव आएगा, तो a डैश एक्स कैसा आएगा, a डैश एक्स इज पॉजिटिव। तो यानी कि लेफ्ट साइड में पॉजिटिव है। एट राइट हैंड साइड टू x इज इक्वल टू 75 व्हेन x इज ग्रेटर देन 75। अगर x की वैल्यू 75 से ग्रेटर देन लोगे तो 100% दिस इज नेगेटिव, इट मीन्स दैट a डैश एक्स इज लेस देन 0। तो राइट में पॉजिटिव है, नहीं सॉरी, लेफ्ट में पॉजिटिव और राइट में नेगेटिव, लेफ्ट में पॉजिटिव और राइट में नेगेटिव, इट मीन्स जो आपकी एरिया ऑफ द फंक्शन है, एरिया फंक्शन है इज मैक्सिमम। मैक्सिमम प्रूफ हो गया एट x इज इक्वल टू 75। अब आप y निकालेंगे, y एग्जैक्टली वैसे ही निकालना है जैसे अभी हमने निकाला था 300, नो कुछ आया था ना, ये क्या था ये 300 माइनस 2x/3, ये तो था ना y। यहाँ पे वैल्यू पुट करके हमने y की वैल्यू 50 निकाली थी, y आ गया, x आ गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हम एरिया निकाल सकते हैं। मैक्सिमम एरिया जाएगा 75 इंटू 50, दैट इज 3750 मीटर स्क्वायर। तो दिस इज द मैक्सिमम एरिया that can be made by using the dimension 75 meter and 50 meter of the solar panel। ठीक है, आई होप आपको ये CBT बहुत अच्छे समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। इसने बोला ए क्लासरूम टीचर इज कीन टू असेस द लर्निंग ऑफ हर स्टूडेंट्स, द कंसेप्ट ऑफ रिलेशंस टॉट दैम। शी राइट्स द फॉलोइंग 5 रिलेशंस ईच डिफाइंड ऑन द सेट A 1 2 3। तो हमें एक सेट गिवन है बेसिकली, और मैडम ये चाह रही है कि भैया हमें मैं ये जानना चाह रही हूँ, मतलब मैं नहीं, मतलब मैडम जानना चाह रही है कि बच्चों को रिलेशन एंड फंक्शन की अच्छे से नॉलेज है या नहीं, बल्कि रिलेशन की नॉलेज अच्छे से है या नहीं। उसके लिए मैडम ने क्या किया, 5 रिलेशन बोर्ड पे लिख दिए। एक तो ये रहा पहला रिलेशन, मतलब दिखाई ही दे रहे हैं, दूसरा रिलेशन हो गया, थर्ड रिलेशन हो गया, फोर्थ रिलेशन और फिफ्थ रिलेशन। अब वो इन रिलेशन के बारे में पूछेगी कि बताओ ये रिलेशन कैसे कैसे हैं। आपने पढ़ा ना रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव एंड इक्विवेलेंस, तो उसके बारे में पूछा जाएगा। तो मेरे ख्याल से इसमें लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसमें तो हमें बस यही बताना होगा। चलो देखते हैं क्या बताना है। फर्स्ट में बोला आइडेंटिफाई द रिलेशन विच इज़ रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। ऐसे रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है बट सिमेट्रिक नहीं है। एक मिनट, हाँ जी, तो रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है बट सिमेट्रिक नहीं है।
रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव और सिमेट्रिक नहीं है। तो देखो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होगा, रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होगा, सेट ए के अंदर 1 2 3 एलिमेंट्स है, तो इन एलिमेंट्स की आइडेंटिटी 1 1 2 2 एंड 3 3, तो वे रिलेशंस जिनमें तीनों एलिमेंट की आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है उस रिलेशन को रिफ्लेक्सिव बोलते हैं। क्या ये रिफ्लेक्सिव है? नहीं, इसमें तो एक भी एलिमेंट की आइडेंटिटी नहीं है, तो ये रिफ्लेक्सिव तो है ही नहीं। तो मैडम ने जो पहला क्वेश्चन पूछा है उसके अकॉर्डिंग ये पहले वाला रिलेशन तो उस कंडीशन को पूरा नहीं करता है। क्या ये रिफ्लेक्सिव है? नहीं, ये भी रिफ्लेक्सिव नहीं है, क्योंकि तीन एलिमेंट है, तीनों की आइडेंटिटी होना ज़रूरी है। क्या ये रिफ्लेक्सिव है? नहीं, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट की आइडेंटिटी है। क्या ये रिफ्लेक्सिव है? यस, ये रिफ्लेक्सिव है, क्योंकि 1 1 2 2 एंड 3 3 तीनों एलिमेंट की आइडेंटिटी इस रिलेशन आर के अंदर है, तो ये रिफ्लेक्सिव तो है। अब चेक करते हैं क्या ये ट्रांजिटिव है। ट्रांजिटिव के लिए हमें हर एलिमेंट की ट्रांजिशन चेक करनी है। ट्रांजिशन कैसे चेक करते हैं, बिल्कुल ध्यान से देखना, ट्रांजिशन कैसे चेक करते हैं। तो ये 1 1 क्या है, 1 1। अभी जैसे इसका सेकंड एलिमेंट 1 है, तो अब बाकी बचे हुए एलिमेंट्स में से एक ऐसा एलिमेंट ढूंढो जिसका फर्स्ट एलिमेंट 1 है। जैसे यहाँ पे 1 सेकंड एलिमेंट है, तो यहाँ पे 1 फर्स्ट एलिमेंट है। ये दोनों तो हो जाएंगे, ट्रांजिशन बना लेंगे। बचा क्या, 1 और 2 बचेगा। बचेगा क्या, 1 और 2। क्या 1 और 2 इसमें दिखाई दे रहा है आपको? क्या 1 और 2 इसमें दिखाई दे रहा है इस रिलेशन आर में? यस, 1 2 दिखाई दे रहा है, हालांकि खुद ही है तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। यानी कि इन दोनों एलिमेंट की ट्रांजिशन कंप्लीट हो रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं। ये 1 1 है, 1 से स्टार्ट होने वाला एक एलिमेंट तो ये है, बाकी कोई और है नहीं। तो इन दोनों एलिमेंट ने ट्रांजिशन बनाई है और वो ट्रांजिशन पूरी भी हुई है। अब सेकंड एलिमेंट पर जाओ, ये है एलिमेंट 1 2, ये क्या है 2, इसमें सेकंड वाला एलिमेंट 2 है। तो अब बाकी ऐसे एलिमेंट ढूंढो जिसमें फर्स्ट वाला 2 है, तो ये फर्स्ट वाला 2 हो गया, तो ये सेकंड वाला 2 और ये फर्स्ट वाला 2, तो ट्रांजिशन बना लेंगे। बचेगा 1 एंड 2, बचेगा 1 एंड 2। क्या 1 एंड 2 इस रिलेशन आर में दिखाई दे रहा है कहीं पे? यस, ये दिखाई तो दे रहा है 1 एंड 2। तो ट्रांजिशन बनने के बाद भी कंप्लीट हो गया ट्रांजिशन, तो इसका मतलब ये यहाँ से भी अभी ट्रांजिटिव आ रहा है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट, अगला एलिमेंट को देखते हैं। 3 3, क्या 3 से स्टार्ट होने वाला एलिमेंट है? नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से हमें चेक करने की जरूरत नहीं है। 2 2, क्या 2 से स्टार्ट होने वाला कोई नहीं है। तो यानी कि इन दो एलिमेंट से ट्रांजिशन शुरू हुई थी, इन दो एलिमेंट से ट्रांजिशन शुरू होकर ख़त्म भी हुई है, इसका मतलब ट्रांजिटिव रिलेशन है। कैसा रिलेशन है? ट्रांजिटिव रिलेशन है। इसमें चेक करते हैं। सबसे पहले तो रिफ्लेक्सिव होना चाहिए। अच्छा, पर ये सिमेट्रिक है? सिमेट्रिक नहीं है। देखो उसने बोला है कि ऐसा रिलेशन बताओ जो रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव तो हो बट सिमेट्रिक ना हो। तो क्या ये सिमेट्रिक, अच्छा ये तो बोलते ना सिमेट्रिक ना हो, यस। हाँ, तो देखो ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक ही है, पर ट्रांजिटिव नहीं है। तो इस कंडीशन को, पहले वाले स्टेटमेंट को R4 रिलेशन पूरे तरीके से पूरा करता है। इस पर जाओ, इसलिए क्या ये R5 जो है वो इस फर्स्ट स्टेटमेंट की कंडीशन को पूरा करता है? देखते हैं। 1 1 2 2 3 3 है, रिफ्लेक्सिव तो है। सिमेट्रिक चेक करते हैं। 1 2 की सिमेट्री 2 1 इसमें है, और 2 3 की सिमेट्री 3 2, तो ये तो सिमेट्रिक भी हो जाएगा, लेकिन इसने फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला है कि सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए। बट उसने बोला था कि सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए, तो R5 तो सिमेट्रिक है, मतलब R4 जो है इस कंडीशन को पूरा नहीं करता है। ठीक है, तो अगले स्टेटमेंट पे चले, अगले स्टेटमेंट पे चलते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट है स्टेटमेंट नंबर 2। पहले इन सबको रफ कर दूं मैं, हाँ इन सबको रफ कर देता हूँ पहले। सेकेंड स्टेटमेंट पे चलते हैं। आइडेंटिफाई द रिलेशन विच इज़ रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। ऐसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, बट ट्रांजिटिव नहीं है। पहला रिलेशन तो रिफ्लेक्सिव नहीं है, दूसरा भी रिफ्लेक्सिव नहीं है, तीसरा भी रिफ्लेक्सिव नहीं है, ये फोर्थ एंड फिफ्थ रिफ्लेक्सिव है, क्योंकि इसमें 1 1 2 2 3 3 1 1 2 2 3 3 है। अब इसने बोला कि ऐसा रिलेशन बताइए सेकंड स्टेटमेंट में जो रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक हो पर ट्रांजिटिव ना हो। तो ये जो 4 वाला रिलेशन है वो सिमेट्रिक नहीं है। क्यों? क्योंकि 1 2 एलिमेंट के लिए इसमें 2 1 ज़रूर होना चाहिए था, क्योंकि 1 2 की सिमेट्री 2 1 होती है, और अगर कोई एलिमेंट किसी रिलेशन के अंदर आ गया और उसकी सिमेट्री भी आ जाती है तब वो रिलेशन सिमेट्रिक होता है। बट इस रिलेशन में 1 2 की सिमेट्रिक नहीं है, तो ये रिलेशन सिमेट्रिक तो है नहीं। अब ये देखते हैं क्या ये सिमेट्रिक है। पहली बात तो रिफ्लेक्सिव है, क्योंकि 1 1 2 2 एंड 3 3 है। अगली बात, 1 2 की सिमेट्री 2 1 एंड 2 3 की सिमेट्री 3 2 है, तो ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है। पर सेकंड स्टेटमेंट में बोला है कि ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए, ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए। तो ट्रांजिशन चेक करते हैं। 1 1 1 2 की ट्रांजिशन आपने ऊपर चेक कर ली है जो कि बन रही थी। अब देखते हैं
1 2, ये देखो 1 2 और ये है आपका 2 1, 1 2 एंड 2 1, ट्रांजिशन 2 बनाएगा, बचेगा 1 एंड 1, तो 1 1 इस रिलेशन में आपको दिखाई देना चाहिए, जो कि दिखाई दे रहा है 1 1, यानी कि 1 2 2 1 एलिमेंट से ट्रांजिशन बन भी रही है और कंप्लीट भी हो रही है। अगर 1 1 इसमें मिल जाता है ना तो बोलते हैं कि ट्रांजिशन कंप्लीट हो गई। अगर ट्रांजिशन बनी और कंप्लीट भी हुई, इसका मतलब अभी तक तो ट्रांजिटिव रिलेशन दिखाई दे रहा है। आगे देखते हैं 1 2, क्या और भी एलिमेंट है जो 2 से स्टार्ट हो रहा है? देखो ये रहा 2 3, तो 1 2 एंड 2 3, तो ट्रांजिशन कौन बनाएगा? 2, बच क्या जाएगा? 1 3, बच क्या जाएगा? 1 एंड 3, तो 1 3 बच गया। क्या 1 3 इसमें दिखाई दे रहा है कहीं पे आपको? 1 3 इसमें कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है। इसका मतलब यहाँ से ट्रांजिशन स्टार्ट हुई बट ट्रांजिशन कंप्लीट नहीं हुई, क्योंकि इसमें ट्रांजिशन वाला एलिमेंट है ही नहीं। और अगर ट्रांजिशन कंप्लीट नहीं हुई, अगर एक भी एलिमेंट ऐसा मिल गया कि जो ट्रांजिशन नहीं बना रहा, तो हम बोलते हैं कि वो ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। तो ये सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव है, बट ये ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। ये कैसा था? ये रिफ्लेक्सिव था, ट्रांजिटिव था, बट ये सिमेट्रिक नहीं था। और ये ना तो रिफ्लेक्सिव है ना सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव हो सकता है, देखेंगे वो आगे। ओम नमः शिवाय। चलो आगे बढ़ते हैं। सेकेंड स्टेटमेंट का आंसर पता चल गया। आगे बढ़ते हैं थर्ड स्टेटमेंट पे। चलो थर्ड स्टेटमेंट, आइडेंटिफाई द रिलेशंस विच आर सिमेट्रिक बट नीदर रिफ्लेक्सिव नो ट्रांजिटिव। आइडेंटिफाई द रिलेशंस विच आर सिमेट्रिक बट नीदर रिफ्लेक्सिव नो ट्रांजिटिव। जो सिमेट्रिक तो हैं बट ना तो रिफ्लेक्सिव हैं और ना ही ट्रांजिटिव है। अभी अभी हमने देखा R4 और R5, ये दोनों तो रिफ्लेक्सिव हैं, है ना, रिफ्लेक्सिव में, बट उसने बोला है कि ना तो हमें रिफ्लेक्सिव चाहिए और ना ही हमें क्या चाहिए, ना तो रिफ्लेक्सिव चाहिए और ना ही हमें ट्रांजिटिव चाहिए, पर सिमेट्रिक होना चाहिए। तो क्या ये सिमेट्रिक है? क्या ये सिमेट्रिक है? हाँ ये सिमेट्रिक है, क्योंकि 2 3 और 2 3 की सिमेट्री क्या बनेगी? 3 2, या 3 2 की सिमेट्री क्या बनेगी? 2 3, तो सिमेट्रिक तो है। क्या ये रिफ्लेक्सिव है? ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। ट्रांजिटिव है। अब देखो ट्रांजिटिव के लिए ट्रांजिशन चेक करते हैं। 2 3 हमारे पास इसमें एलिमेंट है और अगला एलिमेंट है 3 2, तो यहाँ पे सेकेंड एलिमेंट 3, फर्स्ट एलिमेंट 3, तो ट्रांजिशन स्टार्ट हो गई। ट्रांजिशन एलिमेंट क्या आएगा? 2 2। क्या इसमें ट्रांजिशन एलिमेंट है? नहीं है इसमें ट्रांजिशन एलिमेंट, तो ट्रांजिटिव नहीं है। ठीक है, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, ट्रांजिटिव नहीं है। क्या ये सिमेट्रिक है? यस। 2 3 एंड 3 2 एक दूसरे की सिमेट्री है, तो सिमेट्री है। तो फर्स्ट वाला जो कंडीशन, पहला रिलेशन जो है वो थर्ड स्टेटमेंट की कंडीशन को पूरा करता है। ठीक है, और देखो वैसे तो R5 जो हमने निकाला था वो ट्रांजिटिव नहीं था, लेकिन वो ट्रांजिटिव नहीं था बट रिफ्लेक्सिव तो था। लेकिन इसने बोला है थर्ड स्टेटमेंट में कि रिफ्लेक्सिव नहीं होना चाहिए, तो फोर्थ और फिफ्थ तो पहले ही हट जाएंगे क्योंकि ये दोनों रिफ्लेक्सिव हैं। अब रिफ्लेक्सिव ये भी नहीं है, रिफ्लेक्सिव ये भी नहीं है। आप चेक करते हैं क्या ये सिमेट्रिक हैं? तो 1 2 की सिमेट्री 2 1 होती है, ये रही, और 1 1 की सिमेट्री वो खुद होती है, तो ये सिमेट्रिक है। क्या है? ये सिमेट्रिक है। और ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, तो रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव चेक करते हैं। तो 1 2 ट्रांजिशन बन रही है क्या यहाँ से? यस बन रही है। ये रहा 2, ये रहा 2, बचेगा 1 1 जो कि इसके अंदर है। ट्रांजिशन स्टार्ट हुई है, कंप्लीट भी हुई है, तो यहाँ तक तो सब ठीक चल रहा है। यहाँ देखो 2 1 2 1 2 1, और यहाँ पे क्या है? 1 2 1 2, तो 2 1 और 1 2 में 1 तो ट्रांजिशन स्टार्ट कर रहा है, 2 2 एलिमेंट इसमें दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा, तो ये ट्रांजिटिव नहीं है, ट्रांजिटिव नहीं है। तो ये क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव नहीं है। तो ये स्टेटमेंट भी, ये मतलब ये रिलेशन भी स्टेटमेंट को पूरा करता है। यहाँ पे आ जाओ 1 2, 2 से स्टार्ट होने वाला कोई एलिमेंट नहीं है। 1 3, 3 से स्टार्ट होने वाला एलिमेंट है 3 2, क्योंकि रिफ्लेक्सिव तो है ही नहीं, रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक भी नहीं है, ये तो सिमेट्रिक ही नहीं है, तो ये तो पहले ही हट जाएगा। यानी कि रिलेशन 1 और रिलेशन 3 थर्ड स्टेटमेंट को जो है पूरा करते हैं। आई होप को आपको समझ में आया। चलो आगे बढ़ते हैं, फोर्थ स्टेटमेंट देखते हैं। वॉट पेयर शुड बी एडेड टू द रिलेशन टू मेक इट एन इक्विवेलेंस रिलेशन। देखो इसने ये नहीं बोला कि मिनिमम कितने एलिमेंट जोड़ें टू में मिनिमम कितने एलिमेंट जोड़ें कि ये एक रिफ्लेक्सिव इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाए। इक्विवेलेंस रिलेशन होने के लिए रिलेशन को रिफ्लेक्सिव भी होना पड़ेगा, सिमेट्रिक भी होना पड़ेगा, ट्रांजिटिव भी होना पड़ेगा। तो अगर आप चाह रहे हैं कि रिलेशन R2 इक्विवेलेंस रिलेशन बन जाए, तो इसमें तीन एलिमेंट, पहले तो रिफ्लेक्सिव होना चाहिए। अगर आप चाह रहे हैं कि इक्विवेलेंस बन जाए तो पहले आप इसको रिफ्लेक्सिव बनाओ। रिफ्लेक्सिव बनाने के लिए आप इन तीनों एलिमेंट की आइडेंटिटी को इसमें ऐड करोगे, मतलब इन तीन एलिमेंट के साथ साथ इसमें आना चाहिए 1 1 भी, 2 2 भी एंड 3 3 भी। साथ ही ये तीनों एलिमेंट तो हैं ही,
दैट इज़ 1 2 1 3 एंड 3 2, ये 3 एलिमेंट तो इसमें थे ही। अब आपको चाहिए सिमेट्रिक भी, तो हर एलिमेंट की सिमेट्री होनी चाहिए। एलिमेंट 1 2 की सिमेट्री क्या बनेगी 2 1, और एलिमेंट 3 2 की सिमेट्री क्या बनेगी 2 3, और एलिमेंट 1 3 की सिमेट्री क्या बनेगी 3 1। तो अब ये आ गया आपके पास एक रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव भी है सिमेट्रिक भी है। क्या ये ट्रांजिटिव है, चेक कर लेते हैं। एक बात बताओ, ये जो R2 आपने अब बनाया है नया R2, इसमें कितने एलिमेंट है टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 एलिमेंट्स हैं। क्या एक रिलेशन इस सेट पे ऐसा बन सकता है जिसमें 9 से ज़्यादा एलिमेंट आ जाएं? वो कैसे पता करते हो आप? जो भी रिलेशन आप बनाते हो, जो भी रिलेशन आप बनाते हो वो A क्रॉस A से बनाते हो। किस बनाते हो? A क्रॉस A। जैसे यहाँ पे सेट A गिवन है, तो इस सेट A के लिए पहले आपने A क्रॉस A निकाला होगा, तब आपने ये सब रिलेशन बनाए होंगे। ए क्रॉस ए में कितने एलिमेंट हो सकते हैं मैक्सिमम? ए में 3 एलिमेंट है, क्रॉस ए में 3 एलिमेंट है, तो 3 3 जार 9, तो ए क्रॉस ए में मैक्सिमम 9 एलिमेंट हो सकते हैं। R2 जो आपने रिलेशन बनाया है उसमें भी क्या है, उसमें भी 9 एलिमेंट्स हैं। तो ये 9 एलिमेंट्स वही हैं जो ए क्रॉस ए से बन के आएंगे। मतलब आप कह सकते हो कि जो R2 है ये ए क्रॉस ए के बराबर है। R2 क्या है? ए क्रॉस ए के बराबर। और एमसीक्यूज में धुआंधार तरीके से पूछा जाता है कि अगर ए क्रॉस ए R2 के बराबर है तो इस रिलेशन को क्या बोला जाएगा? इसे बोला जाएगा यूनिवर्सल रिलेशन। क्या बोला जाएगा इसको? यूनिवर्सल रिलेशन। और अगर ये यूनिवर्सल रिलेशन है तो ये यूनिवर्सल रिलेशन की स्पेशलिटी है। यूनिवर्सल रिलेशन की एक स्पेशलिटी है, क्या है? वो रिफ्लेक्सिव भी होता है, सिमेट्रिक भी होता है, ट्रांजिटिव भी होता है। मतलब ये जो आपने बना दिया है नया रिलेशन R2, ये नया रिलेशन R2 रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है। क्यों? क्योंकि ये एक यूनिवर्सल रिलेशन है। ठीक है। मजा आ गया? आगे बढ़ते हैं। वैसे मैंने पढ़ाया हुआ है रिलेशन फंक्शन, अगर आपको ना समझ में आए तो वहाँ देख सकते हैं। एक बच गई ना केस बेस्ड स्टडी? हाँ जी, चलो इसको करते हैं। ए बैंक ऑफर्स लोन टू इट्स कस्टमर्स ऑन डिफरेंट टाइप ऑफ इंटरेस्ट, नेमली। अच्छा, तो बैंक जो है वो आपको इंटरेस्ट दे रहा है, यानी कि पैसा उधार दे रहा है, और जिस रेट पे दे रहा है वो अलग अलग तरीके की रेट हैं। एक तो रेट है फिक्स रेट, मतलब आप बैंक में जाओगे तो बैंक आपसे कहेगा जी फिक्स रेट में जो है हमसे लोन ले लो, जी हमसे फ्लोटिंग रेट में लोन ले लो, या हमसे वेरिएबल रेट में हमसे लोन ले लो। तो आप 3 टाइप की रेट पर लोन ले सकते हो, आपकी इच्छा है। फ्रॉम द पास्ट डेटा विद द बैंक इट इज़ नोन दैट ए कस्टमर अवेल्स लोन ऑन फिक्स प्राइस। तो मतलब यहाँ से हमें ये देखेगा प्रीवियस ईयर डेटा से कि जो कस्टमर है, यानी कि हम जब बैंक के पास जाएंगे तो हम लोन लेंगे ऑन द फिक्स रेट, फ्लोटिंग रेट, या फिर वेरिएबल रेट, कि हम फिक्स रेट पर, फ्लोटिंग रेट पर या वेरिएबल रेट पर लोन लेंगे विद द प्रोबेबिलिटीज़ ऑफ 10%। मतलब जब हम बैंक में गए तो 10% संभावना है कि हम फिक्स रेट पर लोन लेके आ जाएं, 20% संभावना है कि हम फ्लोटिंग रेट पे लोन लेके आ जाएं, और 70% संभावना है कि हम वेरिएबल रेट पे लोन लेके आ जाएं। ए कस्टमर आफ्टर अवेलिंग लोन कैन पे द लोन और डिफ़ॉल्ट ऑन लोन। एक पर्सन, मतलब अगर हम कस्टमर हैं और हम लोन लेके आ गए हैं, अब इसके बाद हो सकता है कि हम लोन को पे कर दें, या हो सकता है कि हम डिफ़ॉल्ट कर दें, मतलब पे ना कर पाएँ। डिफ़ॉल्ट ऑन लोन रीपेमेंट का मतलब क्या है कि हो सकता है कि हम लोन रीपेमेंट ना कर पाएँ किन्हीं कारणों की वजह से। द बैंक डेटा सजेस्ट्स दैट द प्रोबेबिलिटी दैट ए पर्सन डिफ़ॉल्ट्स ऑन लोन आफ्टर अवेलिंग इट एट फिक्स रेट, फ्लोटिंग रेट एंड वेरिएबल रेट इज़ 5%, 3% एंड 1% रिस्पेक्टिवली। मतलब अगर आप फिक्स परसेंट पे लोन लेके आ गए हैं हम, तो 5% पॉसिबिलिटीज़ हैं कि हम उसको रीपे नहीं कर पाएंगे। फ्लोटिंग रेट पर अगर हम लोन लेके आ गए हैं तो 3% पॉसिबिलिटीज़ है कि हम उसको पे नहीं कर पाएंगे। और वेरिएबल रेट पे अगर हम लोन लेके आए हैं तो 1% पॉसिबिलिटी है कि हम उसको पे नहीं कर पाएंगे। ठीक है। तो कुल मिला के हमारे पास यहाँ पे 3 इवेंट्स बन सकती हैं, क्योंकि प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है तो 3 इवेंट बन सकती हैं। पहली इवेंट कि जब हम बैंक लेने गए तो हमने फिक्स रेट पर लोन लिया, दूसरी इवेंट हमने फ्लोटिंग रेट पर लोन लिया, और तीसरी इवेंट हमने वेरिएबल रेट पे लोन लिया है। ठीक है ना। 3 इवेंट बन सकती है, E1 E2 E3। और अल्टीमेटली जो है डिफ़ॉल्ट की बात कर रहा है, वो अल्टीमेट जो इवेंट बनेगी जिसकी प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है वो बनेगी डिफ़ॉल्ट की, है ना। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट ए कस्टमर आफ्टर अवेलिंग द लोन, लोन लेने के बाद विल डिफ़ॉल्ट ऑन द लोन पेमेंट, कि वो लोन को रीपेमेंट नहीं कर पाएगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो ये अल्टीमेट इवेंट है, फाइनल इवेंट, जिसकी प्रोबेबिलिटी आपको बतानी है। इवेंट E1 E2 E3 की आपको हेल्प करेंगी, और ये जो आपको दे रखा है ये भी आपको हेल्प करेगा। अभी बताऊंगा ये हेल्प कैसे करने वाला है।
सेकंड क्वेश्चन में इसने बोला ए कस्टमर आफ्टर अवेलिंग द लोन, एक कस्टमर ने लोन तो ले लिया है, डिफॉल्ट्स ऑन द लोन रीपेमेंट, लेकिन लोन चुकाने में सक्षम नहीं हो पाता है। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट ही अवेल्ड द लोन, क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो उसने लोन लिया था वो वेरिएबल रेट पे लिया था। तो ये बेस थ्योरम का क्वेश्चन है, ठीक है। ये टोटल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है और ये बेस थ्योरम का क्वेश्चन है। चलो करते हैं इसको, ध्यान से देखना। पहले तो जो जो हमें गिवन है पहले मैं वो लिख लेता हूँ। हमें एक इवन पता है, इवन तो इवन क्या है, मान लेते हैं कि हमने जो लोन लिया है वो हमने फिक्स रेट पे लिया हुआ है ना, फिक्स रेट, फ्लोटिंग रेट एंड वेरिएबल रेट। द पर्सन availed the loan ऑन फिक्स रेट, ठीक है। तो इवन मान लेते हैं कि पर्सन ने जो लोन अवेल किया है वो फिक्स रेट पे किया है, फिक्स रेट। E2 इवेंट मानते हैं कि जो पर्सन ने लोन अवेल किया है, द पर्सन अवेल द लोन ऑन, दूसरा क्या था, वेरिएबल रेट या फ्लोटिंग रेट, फ्लोटिंग रेट कोई सी भी हो, चलो कोई दिक्कत नहीं, फ्लोटिंग रेट, ठीक है। इवन E3 मान लेते हैं हम, द पर्सन अवेल्ड द लोन ऑन वेरिएबल रेट। तो 3 इवेंट मान लिए वेरिएबल रेट की। लेट कर लेते हैं ए इज़ द अल्टीमेट इवेंट वो इवेंट होती है जिसकी प्रोबेबिलिटी हमें बतानी है। इसने बताया कि हम डिफ़ॉल्ट हो गए हैं, द पर्सन डिफ़ॉल्ट्स ऑन लोन रीपेमेंट, तो पर्सन जो है लोन रिपेमेंट में डिफ़ॉल्ट हो गया है, इसकी प्रोबेबिलिटी हमें बतानी है, ठीक है। अब ध्यान से देखना, अगर हम मान लेते हैं अगर मैं लोन नहीं चुका पाया, तो हो सकता है कि मैंने जो लोन लिया है वो फिक्स रेट पे लिया हुआ हो और यहाँ से मैं लोन ना चुका पाया हूँ। हो सकता है कि मैंने लोन फ्लोटिंग रेट पे लिया हो और मैं लोन ना चुका पाया हूँ। हो सकता है कि मैंने वेरिएबल रेट पे लोन लिया और मैं लोन ना चुका पाया हूँ। तो यहाँ पे तीन पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो इनको बोलते हैं हम A/E1 एंड A/E2 एंड A/E3। इनको हम ऐसे लिखते हैं। इनका क्या मतलब है, इनका मतलब बताता हूँ मैं अभी। इनका मतलब है कि आप लोन रीपे नहीं कर पाए हैं और आप लेकर आए थे फिक्स रेट पे लोन। इसका मतलब है आप लोन रीपे नहीं कर पाए हैं, और E2 का मतलब है आप लेकर आए थे फ्लोटिंग रेट पर लोन, और ए का मतलब लोन रीपे नहीं कर पाए और हम वेरिएबल रेट पर क्या बोलते हैं, लोन लेकर आए थे, ठीक है। इन सब की प्रोबेबिलिटीज़ हमें गिवन है, उसने बोला तो है क्वेश्चन में कि अगर आप फिक्स रेट पर लोन लेके आओगे तो 5% पॉसिबिलिटी है कि आप डिफ़ॉल्ट करोगे। अगर आप फ्लोटिंग रेट पर लोन लेके आओगे तो 3% की पॉसिबिलिटी है कि आप डिफ़ॉल्ट करोगे, और आप वेरिएबल रेट पे लेके आओगे तो 1% की प्रोबेबिलिटी कि आप डिफ़ॉल्ट करोगे। तो इन सब की प्रोबेबिलिटीज हमें गिवन है 5% एंड 3% एंड 1%, राइट। 5%, 3% एंड 1%। और साथ ही हमें E1 जो हमने इवेंट मानी है उसकी प्रोबेबिलिटी गिवन है, E2 जो हमने इवेंट मानी है उसकी प्रोबेबिलिटी गिवन है, और E3 जो हमने इवेंट मानी है उसकी प्रोबेबिलिटी भी हमें गिवन ही है। इवन की प्रोबेबिलिटी कितनी गिवन है, इवन का मतलब आप लोन लेके आ रहे हो फिक्स रेट पे जो 10% प्रोबेबिलिटी के साथ लिया जाएगा, और फ्लोटिंग रेट 20% है और वेरिएबल रेट 70%। तो इवन की प्रोबेबिलिटी है 10%, E2 की प्रोबेबिलिटी 20% और E3 की प्रोबेबिलिटी 70% है। अब आपको निकालना है ए, इस इवन की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो टोटल थ्योरम लगानी पड़ेगी। वी नो दैट जो मैं यहाँ पे थ्योरम लिख रहा हूँ, टोटल थ्योरम का फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, जरूर इसको फॉर्मूले को याद करना। इसका फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E3, ठीक है। सॉल्व करते हैं। E1 की प्रोबेबिलिटी कितनी है, E1 की प्रोबेबिलिटी 10% है, तो 10% का मतलब 10/100 लिख सकते हैं, यस सर 10% लिख सकते हैं। तो 10/100 मल्टीप्लाई A/E1 कितना है 5%, तो 5/100 प्लस E2 की प्रोबेबिलिटी कितनी है 20%, यानी कि 20/100, और A/E2 की प्रोबेबिलिटी कितनी है 3%, यानी कि 3/100 प्लस E3 की प्रोबेबिलिटी कितनी है E3 70%, और अपॉन में A/E3 की प्रोबेबिलिटी कितनी है A/E3 की 1%, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। कितना कितना आएगा, ये आएगा 50 प्लस ये कितना आएगा 60 प्लस ये कितना आएगा 70, और अपॉन में आ जाएगा 100 मल्टीप्लाई 100। गलती हो जाए तो बच्चों ध्यान से देख लेना, उसको अपने आप सही कर लेना। ये कितना आएगा 6 और 5 11 और 7 18,
यानी कि 180 अपॉन में 0 एंड 0, 10 से 10 जाएगा तो यह जाएगा 0.018। ठीक है, सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी कि हम डिफ़ॉल्ट कर पाएंगे, है ना, कि हम डिफ़ॉल्ट कर दिया, हमने लोन लेके आए हैं, तो ये प्रोबेबिलिटी है कि हमने लोन वापस नहीं किया है। अरे आजा भाई, यस, तो 0.018। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब सेकंड वाले पे चलते हैं। सेकंड में क्या बोला इसने, वह एक कस्टमर आफ्टर अवेलिंग द लोन डिफॉल्ट्स ऑन लोन रिपेमेंट। चलो हमने लोन रिपेमेंट में डिफ़ॉल्ट कर दिया है। जब कर दिया है लोन रिपेमेंट में डिफ़ॉल्ट, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ चुकी है, 0.018। अब बेस थ्योरम बता रहा हूँ, बेस थ्योरम कैसे लगाते हैं। ठीक है, डिफ़ॉल्ट तो हमने कर दिया। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट ही अवेल द लोन एट वेरिएबल रेट। क्या प्रोबेबिलिटी है कि हम वेरिएबल रेट पर लोन लेके आए थे, मतलब हम E3 को हम करके आए थे, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो बेस थ्योरम क्या बोलती है, ये लिखना नहीं है आपको, बस मैं लिख रहा हूँ। बेस थ्योरम क्या बोलती है, बेस थ्योरम ये बोलती है कि टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंड आउट कर लो, टोटल प्रोबेबिलिटी तो आप फाइंड आउट कर लो। अब उसने बोला कि आपने डिफ़ॉल्ट तो कर दिया है, आपने E/F, ई गिवन दैट एफ हैज़ अकर्ड, ये वाला तो एक्सरसाइज 2 में प्रोबेबिलिटी की पढ़ाई है। ई गिवन दैट एफ हैज़ अकर्ड मतलब ये तो हो चुका है, अब ई इवेंट के होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो मैंने लिखा यहाँ पे गिवन दैट, यहाँ पे भी कुछ लिखूंगा, गिवन दैट ए हैज़ अकर्ड, मतलब हमने ये तो कर दिया कि हमने लोन रिपेमेंट नहीं किया, हम वेरिएबल रेट पे लेके आए थे, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो वेरिएबल रेट वाली इवेंट हमने E3 मानी है, तो उसने बताया प्रोबेबिलिटी ऑफ E3/A, उसने ये हमसे पूछा है। इसका फॉर्मूला क्या है, डिनोमिनेटर में आएगा टोटल प्रोबेबिलिटी PA जो कि आपने ऊपर निकाला है, और न्यूमरेटर में आएगा वो कंडीशन जिसमें E3 आ रही है। E3 कौन सी कंडीशन में आ रही है, देखो E3 इस कंडीशन में आ रही है ना, तो ये न्यूमरेटर में आ जाएगी। बेस थ्योरम क्या बोलती है कि जिस इवेंट की वजह से आपने डिफ़ॉल्ट किया है उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो आपने E3 की वजह से डिफ़ॉल्ट किया है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी उसने पूछी है, तो ये न्यूमरेटर में आएगा, और जो PA आपने निकाला है टोटल वो डिनोमिनेटर में आएगा। तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E3 अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ A। E3/A से और A/E3 से कंफ्यूज मत होना, ठीक है। यहाँ पे क्या है, हमने डिफ़ॉल्ट तो कर दिया है और हम वेरिएबल रेट पर लोन लेकर आए थे, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है कि हमने डिफ़ॉल्ट किया है और हम लेकर आए हैं किस पे, क्या बोलते हैं, वेरिएबल रेट पर लेकर आए हैं प्रोबेबिलिटी को, लोन को। E3 की प्रोबेबिलिटी कितनी की बनती है, हमें शायद 70% की बनती, तो 70/100 और मल्टीप्लाई A/E3, A/E3 था आपका 1%, तो 1/100 जाएगा, 1/100। और नीचे था 18/1000, ये तो था 18/1000, तो इसमें ऐसे कर सकते हम 180 अपन, कोई दिक्कत तो नहीं है भाई, है ना। ठीक है, इससे तो ये कट ही जाएगा पूरा पूरा, 7 से एक 0 से एक 0 कट जाएगा, तो प्रोबेबिलिटी क्या जाएगी 7/18। तो जब हम वेरिएबल रेट पर लोन लेके आएंगे और डिफ़ॉल्ट कर देंगे, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 7/18 हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप का आपको समझ में आया हो। इसी तरीके से 2025 का जो ये पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर था वो मैंने पूरा करा दिया आपको। इससे पहले के सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी और MCQs वाला सेक्शन मैंने पूरा अपलोड किया हुआ है। अगर आपने यहाँ तक पूरा देखा है तो उनको भी आप देख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, और अगर आपको ये पसंद आ रहा है या मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा है तो भैया लाइक वाइक भी कर देना, ना पसंद आया हो तो कोई बात नहीं। ठीक है।